कि जब क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 287 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाती है। तो आप कहते हैं ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7। जब मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से। यहाँ 17 प्रोटॉन्स थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, जिससे उनके बीच की जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं इस तरह। राइट, सो दे स्प्रेड अपार्ट। यही शेल जो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये इस जगह को छोड़ के आप समझ लें कि यहाँ चला जाता है। अब देखिए, ये इस तरह हो जाता है बच्चों। तो आपने देखा जो Cl नेगेटिव है उसमें कितना चेंज आया। तो जो Cl होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक रीजनेबल चेंज आ जाता है। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर इसका 0.186 नैनोमीटर, 0.099 नैनोमीटर है, तो इसका 0.186 नैनोमीटर हो जाएगा। इतना बड़ा जंप आ जाता है। सो दिस व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि जो देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द साइज ऑफ द रेडियस of the atom when it gains electron. तो लिख लीजिए कि anion is always bigger than its atom. Reason क्या है? More number of electrons than protons. There is more repulsion between the electrons, spreads them apart. ओके, सो जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। अट्रैक्शन, ओके, सो लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ओके, सो अब Cl नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव आयन बहुत बड़ा होगा। तो अब वापस आ जाते हैं, अगर आपने ये चीज लिख ली है। नाउ लेट्स कम बैक टू द अपने ट्रेंड के ऊपर। तो आपने कहा जी कि सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, इट गोज लाइक दिस। लेकिन एज आई सेड कि P3 नेगेटिव तो बहुत बड़ा होगा साइज में, हम कहते हैं यस, सो इट गोज ऑल द वे अप हियर, या लेकिन फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो it goes down like this. Okay, so this is S and this is Cl negative, right? And here it is. So this is the trend of ionic radius. So ये बड़ा जंप क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया, कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो ओरिजिनल एटम से बड़े होते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ओरिजिनल एटम से छोटे होते हैं। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, पॉजिटिव आयन में बहुत ज्यादा हो जाती है और नेगेटिव आयन में बहुत कम हो जाती है। सो न्यूक्लियस की ग्रिप उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी कम हो जाती है कि दे जस्ट देयर रिपल्शन बिकम्स प्रोमिनेंट एंड दे स्टार्ट गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव अबाउट द आयोनिक रेडियस। और इसके ऊपर जरूर एक दो सवाल आते हैं बच्चों, सो इसलिए आपने इसको करना है, एंड पे जाके सवाल भी देखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द आयोनिक रेडियस। सो अब तक की जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली वो हैं ionic radius, atomic radius, variation, a melting and boiling point, and their bonding and structure. Now let's see what is the trend of ionization energy in period 3 elements. आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों दो जगह पे हम इसे डिस्कस करते हैं इस ट्रेंड को। एक तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में भी डिस्कस और यहाँ भी डिस्कस करते हैं, इसलिए यहाँ में
आयनाइजेशन एनर्जी में अगर आप देखिए, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम इसे करते हैं, यहाँ मैं इसको शॉर्ट सा करूंगा। आप कहते हैं जी अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी तीन फैक्टर से इफेक्ट होती है, अगर आपको याद हो तो, न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस एंड शील्डिंग। किसी बच्चे ने अभी मुझे शील्डिंग का मैसेज किया है, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, उसको न्यूक्लियस ने खींच के अपने पास लाना होता है। हियर, ये लॉजिक ये है। अब इसके और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज अ ब्लॉकिंग इफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे ब्लॉक द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस दैट कैन रीच टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाली, इसे आप शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो शील्डिंग इफेक्ट ये है बच्चों। और शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक इस चीज से है कि अगर मेरे पास 11 पॉजिटिव है और बच्चों ये 12 पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाता है, तो आप कहते हैं इसका इंपैक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज अगर एक पॉजिटिव बढ़ा है तो एक शील्डिंग भी तो बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन की। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर शील्डिंग बढ़ रही हो तो वो कैंसिल आउट कर देती है। ओके, दैट कैंसल्स आउट द इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू होती है। ओके, आयशा में एक मिनट, आप सवाल लिख लीजिए। आई कैन सी योर रेज हैंड बट आई वुड unmute in a while. Okay, just please write your answer, a question. Okay, so this is the shielding effect is okay. Yeah, zishan जरा करें unmute आयशा को। आयशा, आप क्या पूछना चाह रहे थे, पूछें। ये आपने कहा था कि लाइक जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फिर रिपल्शन की वजह से शेल बड़ी हो जाती है, सो लाइक इसमें ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, किसमें? अभी शील्डिंग आपने की जो आप बात कर रहे हैं? जो क्लोरीन वाला आपने एग्जांपल दी थी, वो इस पे अप्लाई नहीं नहीं नहीं, होती? बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात होगी, बड़ा हो गया। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, इधर, तो शील्डिंग नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे ऐड होगा तो शील्डिंग बढ़ेगी। यस, द चेंज इन द रेडियस दैट्स देयर। अभी हम सिर्फ शील्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि शील्डिंग क्या है। कि जो जो ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, अगर वो कितना ब्लॉक करते हैं ये जो बीच के न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं, वो कितना ब्लॉक हो जाते हैं फ्रॉम दिस, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ओके, ऑलराइट, सो अब इधर आ जाएं। सो ये तीन फैक्टर में अभी हमने पढ़ा बच्चों के अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, रेडियस कम होता है, शील्डिंग कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही ऐड हो रहे होते हैं। तो फिर तो हमें सेंस है कि अगर आप इसको देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, तो है आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो सबसे आखिरी है ऑर्गन, उसकी कोई 2050 होगी, लेट्स से ये कोई 5 गुना ज्यादा होगी। सो दैट मेक सेंस। बट फिर भी आपको याद होगा तो हम एक चीज और भी कहते हैं कि सोडियम से मैग्नीशियम तो बढ़ेगी, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम क्या होगी, कम होगी। ये फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और सिलिकॉन से बढ़ेगी, फास्फोरस बढ़ेगी, सल्फर पे जाके फिर कम होगी, स्लाइटली कम होती है, और फिर क्लोरीन और फिर ऑर्गन पे बढ़ेगी। राइट, और ये जो दो डिप्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको याद होगा, ये हम देते हैं। पहले डिप में हम कहते हैं, मैं नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल नहीं कर रहा, कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 12 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 है, तो इसलिए इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इसके 3p सब शेल में है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में है, तो इट इज मोर शील्डेड एंड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो आप स्टार लगा के लिख रहा हूँ कि एल्यूमिनियम आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोर शील्डेड होता है बच्चों।
या फिर इसे कहते हैं अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पे क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, हेंस लेस आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। दूसरा डिप अगर आपको याद हो तो फास्फोरस से सल्फर वाला क्यों आता था? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। क्या फर्क होता था? आप कहते हैं जी फास्फोरस और सल्फर में डिफरेंस ये था कि इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन लेट्स से 3p में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3p में देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इसके आउटर शेल में जो 3p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 3p के अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो 3p x में दो हैं बच्चों, 3p y में दो हैं, 3p y में एक है और 3p z में भी एक है। सो दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स रिपल्शन। लेकिन जब 3p में 3 होंगे तो एक 3px में होगा, एक 3py में होगा और एक 3pz में होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड होते हैं, ऑर्बिटल एक बहुत छोटी जगह होती है, वहां पे जब पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स में, तो एक स्क्वायर किस्म की रिपल्शन आने जाती है उनमें। व्हेन देयर इज अ रिपल्शन सो दे आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन टू लेट इट गो। ओके, वो बिल्कुल जाने की पोजीशन में होते हैं पहले ही, राइट? सो हेंस आप कहते हैं जी इस केस में, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विच क्रिएट्स रिपल्शन, हेंस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इसमें आप लिखते हैं कि सल्फर आउटर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इसको स्पिन पेयर रिपल्शन कहते हैं, क्रिएट्स स्पिन पेयर रिपल्शन। ओके, क्रिएट्स स्पिन पेयर रिपल्शन। ओके, सो लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का जिक्र करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि उसी से पता चलता है कि वो कितनी एनर्जी चाहिए। Hence, less energy needed to remove. सो ये दो रीजंस होगी। दिस इज हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज अक्रॉस द पीरियड। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, बट बच्चों इसलिए मैंने यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल अवॉइड की है, जिसमें कि मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखाता कि एल्यूमिनियम की क्या है, मैग्नीशियम की क्या है। बट रीजन वही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेर फेर की वजह से एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाता है, विच क्रिएट्स अ रिपल्शन, सो लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट। ऑन द अदर हैंड जो एल्यूमिनियम है उसका आउटर इलेक्ट्रॉन बीइंग इन 3p सब शेल मोर शील्डेड एंड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, राइट? सो दैट इज द एंड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पीरियड 3 एलिमेंट्स एज वेल। अब हम आ जाते हैं इनकी केमिकल पीरियोडिसिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों की पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? Periodicity in chemical properties of period 3. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला बच्चों पीरियड 3 का एलिमेंट का रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। दो इनके रिएक्शन हमने करने हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक ऑक्सीजन के साथ और एक बच्चों क्लोरीन के साथ। पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। सिंपल रिएक्शन है, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आपको पता है इसको इग्नाइट करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा? सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, सो दिस सोडियम ऑक्साइड बैलेंसिंग के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हीट करेंगे अगर आप सोडियम को स्लाइटली, तो वो बर्न होने लग जाएगा, इग्नाइट करेंगे वो बर्न होने लग जाएगा। और जब ये बर्न करता है बच्चों, तो क्या होता है, इसकी कोई ऑब्जर्वेशंस भी एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर से बर्न करते हैं, जैसे सोडियम बर्न्स विद येलो फ्लेम। ओके, और इसके साथ जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो आप देख रहे हैं सॉलिड है, तो वाइट सॉलिड बन जाता है। बच्चों जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, हमने क्योंकि ग्रुप 2 में भी करना है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना,
जितने भी बनेंगे, ग्रुप 1 के हों, ग्रुप 2 के हों, कोई भी मेटल ऑक्साइड्स हों, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि वो तो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो व्हाइट सॉलिड बनाते हैं। तो जब भी कहीं ऑक्साइड बन रहा हो, आपने ऑब्जर्वेशन खुद ही लिख देनी है कि ऑब्जर्वेशन क्या लिखनी है, इट्स अ व्हाइट सॉलिड। ओके, सो जब भी ऑक्साइड बनेगा इट्स अ व्हाइट सॉलिड, राइट। सो इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि बर्न्स विद अ येलो फ्लेम एंड अ व्हाइट सॉलिड सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सिमिलरली मैग्नीशियम, दैट इज ऑल्सो, ये आपको याद होगा, सबसे पहला रिएक्शन होता है जो आपको कराया जाता है ओ लेवल में, मैग्नीशियम रिबन को लेके उसको बर्न करते हैं और बड़ी ही ब्रिलियंट वाइट किस्म के फ्लेम से वो बर्न करता है, राइट। तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी वही है, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। ओके, बहुत ही खूबसूरत सा वाइट फ्लेम बनता है, जो ये उसमें भी यूज होते हैं, फायरवर्क्स में भी ब्रिलियंट वाइट फ्लेम होता है, ठीक है। और इसमें भी एज आई टोल्ड यू के ऑक्साइड सारे के स्टेट के हैं, तो इसका भी व्हाइट सॉलिड बनेगा बच्चों साथ, राइट। बैलेंस के लिए मैंने इसको हाफ और टू कर दिया, राइट। सेम इज द केस विद द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपको मसला पता है, एल्यूमिनियम के अराउंड एक लेयर बन जाती है विच मेक्स इट इनर्ट। तो सॉलिड एल्यूमिनियम तो रिएक्ट नहीं करता, बट अगर आपके पास वो है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम है, आप उसको या तो किसी सैंड पेपर से स्क्रैच कर लें ऊपर से लेयर को, या फिर उसको ग्राइंड करके पाउडर कर लें। तो यस, पाउडर्ड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है वो बर्न्स विद द वाइट फ्लेम और वाइट सॉलिड फॉर्म होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन बच्चों रिएक्ट स्लोली, इट्स नॉट दैट बर्निंग वाला सीन नहीं है इसका। ये सारे साथ साथ हीट लिख देना, हीट या इग्नाइट बच्चों। सिलिकॉन बर्न नहीं करता, सिलिकॉन स्लोली रिएक्ट करता है, और ये भी वाइट सॉलिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है, ओके, जिसको सिलिकॉन फोर ऑक्साइड भी कहते हैं। बट इसमें क्या है, आप कहते हैं जी बर्न स्लोली, नहीं रिएक्ट स्लोली, सॉरी, नो बर्निंग, रिएक्ट स्लोली और वाइट सॉलिड। और राइट, सो सिमिलरली अगर आप इसको देखें, फास्फोरस का, फास्फोरस बच्चों, ये आपने मैच स्टिक देखी है ना, जो मैच स्टिक के ऊपर वो जो रेड कलर का मटेरियल लगा होता है जो बर्न करता है, वो फास्फोरस होता है। तो बच्चों जब फास्फोरस बर्न करता है, तो आपको पता है कि ये इट बर्न्स विद दो तरह का फास्फोरस होता है। वो जो रेड फास्फोरस होता है ना, ये बेसिकली दो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, राइट। नो, एसआई के लिए कोई फ्लेम कलर नहीं होगा, बिकॉज एसआई जो है ना बच्चों, एसआई डज नॉट बर्न इट ना, इट स्लोली रिएक्ट्स, राइट, इट स्लोली रिएक्ट्स। सो इसका कोई फ्लेम कलर नहीं होता, ओके, सो इट स्लोली रिएक्ट्स। नेक्स्ट, ये किसी ने सवाल पूछा था तो वो मैं बता रहा हूँ। फास्फोरस जो है, P4O10, तो 5O2 कर देते हैं, 4P कर देते हैं, P4 भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये भी एक वाइट सॉलिड है जो बना है। तो अगर रेड फास्फोरस होगा बच्चों तो येलो फ्लेम से बर्न करेगा। इसकी एक और एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जिसे व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना बच्चों, दैट बर्न्स विद द व्हाइट फ्लेम और व्हाइट सॉलिड बनेगा, राइट। और जो P4O10, इसको बाल दफा ना P2O5 भी लिख देते हैं, बेसिकली ये इसी का डाइमर होता है। तो P2O5 या P4O10 आपने समझ जाना है कि सेम थिंग, ये कोई दो अलग चीजें नहीं है, ओके। सेम चीज है, ये दो अलग चीजें नहीं है, ओके। सो फास्फोरस ऑक्साइड बन गया P4O10, राइट। सिमिलरली जो सल्फर है वो भी बच्चों बर्न करेगा, जब आप उसे हीट करेंगे इन दिस, और वो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम।
ये जो है ये एक गैस बनी है जी, इट्स अ कलरलेस गैस फॉर्म्ड। ओके, सो कलरलेस गैस बना है। सिमिलरली अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को और आगे रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, वो भी एक कलरलेस गैस है बच्चों। इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज। इसके लिए लेकिन आपको पता होगा कैटलिस्ट चाहिए होता है, या तो V2O5 यूज करते हैं या फिर आप सल्फर वो यूज करते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO और NO2 में से कोई यूज होता है। तो ये रिएक्शन होता है एज अ कैटलिस्ट एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, वो भी एक कलरलेस गैस है। ये भी रिएक्शन में कोई बर्निंग नहीं होती, जस्ट ऑक्सीडाइज टू गिव फर्दर। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, राइट? कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं विद दिस, राइट? सो इसका दूसरा रिएक्शन है, दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो जो आखिरी दो हैं, सॉरी, क्लोरीन जो है, सल्फर तक हो गया। क्लोरीन एंड ऑर्गन लिख लीजिए, क्लोरीन एंड ऑर्गन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्लोरीन एंड ऑर्गन रिएक्शन होता ही नहीं ऑक्सीजन के साथ। ओके, ऑल दो क्लोरीन का ऑक्साइड होता है, वो डिकम्पोज करके बनता है क्लोरेट वगैरह से, ऑल दो Cl2O एग्जिस्ट। दे दी कि Cl2O होता है, बट वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं होता, उससे नहीं बनता। सो ये तो पीरियड सी के रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, राइट? अब बच्चों इन ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ना है जो अभी अभी बने हैं। बिफोर वी गो फॉर इट्स रिएक्शन विद क्लोरीन ना, हम जरा इन ऑक्साइड्स को देख लेते हैं, राइट? या चलें पहले क्लोरीन के साथ कर लेते हैं, अभी टाइम मैंने देखा है कम है, तो हम पहले क्लोरीन वाला कर लेते हैं। तो रिएक्शन विद क्लोरीन लिखें। दो ही रिएक्शन मैंने आपको बताया, पीरियड थ्री के एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियड थ्री एलिमेंट्स इन रिएक्शन विद क्लोरीन। सोडियम है बच्चों सबसे पहले, अगेन इट रिएक्ट्स वेरी विग्रेसली, फास्ट इसको कहते हैं, विग्रेस मीन फास्ट रिएक्शन होता है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये भी एक वाइट सॉलिड बनता है। सो इसकी ऑब्जर्वेशन अगर आप लिखेंगे तो आप कहते हैं जी वेरी विग्रेस रिएक्शन होता है क्लोरीन में जब आप इसको एक्सपोज करते हैं। और क्लोरीन हमें पता है ओ लेवल में भी हमने पढ़ा कि ग्रीनिश येलो गैस होती है। तो बेसिकली ये ग्रीनिश येलो गैस डिसअपियर्स, और कभी कभी ये उसी येलो फ्लेम से भी बर्न कर लेता है बच्चों, और व्हाइट सॉलिड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड हमें पता है नमक इज अ व्हाइट सॉलिड। इसी तरह मैग्नीशियम, दैट इज गोना रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म अगेन अ व्हाइट सॉलिड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो इसमें भी वही ऑब्जर्वेशंस होंगी कि वे भी विग्रस रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। ओके, वेरी विग्रस रिएक्शन और अ फास्ट रिएक्शन। और इसमें भी जो ग्रीनिश येलो गैस डिसअपियर्स। बेसिकली एक कंटेनर में हम इनको मिक्स करते हैं, बेसिकली यूं होता है कि यहाँ एक लेट से पीस ऑफ सोडियम पड़ा हुआ है ये, या मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, तो एज सुन एज यू पास क्लोरीन गैस इनटू दिस, so you see a green color की gas, and when they react this disappears and a white solid forms here. So इस तरह की observations होती हैं। Aluminum again reacts with the chlorine. It's not that much reaction, again a powdered aluminum we have to take. Solid aluminum आपको पता है कि aluminum oxide की लेयर बना लेता है which makes it inert. So इसमें भी पाउडर, इसमें बर्निंग नहीं होती, पाउडर्ड एल्यूमिनियम को जब आप हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। ओके, इसकी ऑब्जर्वेशन भी सेम है कि the reaction greenish yellow gas disappears, reaction is not that vigorous, और इसमें भी व्हाइट सॉलिड बन जाता है बच्चों। सिलिकॉन again reacts very slowly with the chlorine and forms SiCl4, which is a colorless liquid। तो ये बच्चों
इस तरह के सवाल एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि कोई एक ऐसा क्लोराइड बनाए जो लिक्विड हो और कलरलेस हो, तो वो पहली दफा बना है, वरना अभी तक सारे क्लोराइड आपने देखा सॉलिड थे, जितने ऑक्साइड्स बने हैं सब सॉलिड थे। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वर द गैसेस, बाकी सारे ऑक्साइड सॉलिड थे। ओके, अब आ जाते हैं सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस अगेन रेड या वाइट कौन सा लेते हैं? अगर आप रेड लेते हैं तो इट रिएक्ट्स विद द क्लोरीन टू फॉर्म, इन द फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म्स PCl3, जो कि कलरलेस लिक्विड है बच्चों। लेकिन जब आप एक्सेस में क्लोरीन रिएक्ट कराते हैं तो दिस PCl3 इज फर्दर turning into PCl5, right? This PCl5 is a white solid. Okay, so the phosphorus when reacts with the chlorine, इसको 3/2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, और इसको या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. So when the phosphorus reacts with the chlorine, बच्चों, so it PCl3, a colorless liquid initially formed, and when that colorless liquid is further chlorinated, so it's going to give you the white solid PCl5, right? Sulfur का reaction with the chlorine not in the syllabus, वो कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है. ऑल्दो इसका क्लोराइड बनता है. HCl2 है जो कि एक क्लोराइड है, और ये एक लिक्विड होता है, गैस होती है, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे. बट ये एग्जिस्ट करती है, इट्स अ गैस, और सल्फर का क्लोराइड है. बट एज आई सेड, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसको कैसे हमने करना है, तो इसका रिएक्शन नहीं. और क्लोरीन तो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगा, और ऑर्गन भी जाहिर है रिएक्ट नहीं करता. ओके, सो क्लोरीन एंड ऑर्गन डू नॉट रिएक्ट. So these are the chlorides of period C elements बच्चों, and जो बने हैं. So अब इन ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है. आज मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा बिकॉज अभी हम ऑक्साइड शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि क्या किया हमने. हमने आज एटॉमिक रेडियस, नहीं सॉरी, आयोनिक रेडियस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, हाउ दे इफेक्ट देयर साइजेस, उनका ट्रेंड क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वेरी करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है अक्रॉस द पीरियड, और फाइनली द रिएक्शंस विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. सो ये काइंड ऑफ आखिरी पार्ट रटा है. आगे जो जो चलते जाएंगे ये चीजें याद करनी होंगी आपको, राइट? अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी आर डन फॉर द टुडेज क्लास. विल कंटिन्यू दिस tomorrow. We'll talk about the oxides and the chlorides of period C elements. Thank you very much. Allah Hafiz.